तो इस अखंड स्वरूप में आने के लिए मन के स्तर की जो 7 बातें हैं उस पर आपको काम करना पड़ेगा। दूसरे पॉइंट में भी आपने देखा, जब हम सोशल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो बुद्धि कह रही है कि अपने हम गुणों का या अपनी वीकनेस का या अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखें और अपने मूलभूत टेंडेंसी को भी समझने का प्रयास करें। तो बुद्धि के स्तर पर यह बात है, लेकिन मन के स्तर पर क्या है कि मन कहता है कि जो शिक्षा आपने लिया उसका कुछ रिजल्ट मिला क्या, जो अनुभव लिया उसका कुछ परिणाम आपके हाथ लगा। वो बार बार आपको सब पूछेगा और जो इंडिकेशन में जाएगा, वो जो मन कह रहा है कि वो क्या हुआ उस शिक्षा का, क्या हुआ यज्ञ में इतने वर्षों से चलने के बाद आपकी कंडीशन क्या हुई, तो वो आपको फिर सपोर्ट नहीं करता है। तो फिर बुद्धि यहां पर फेल होने लगती है। बुद्धि के स्तर पर लगता है आप कैसे काम होगा। तो मन के स्तर का जो काम है कि वहां जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो स्ट्रांगली आप बोलो मैंने ये शिक्षा ली थी, उसका परिणाम ये है। आपको डिफाइन करना पड़ेगा और वो बिल्कुल जो सॉलिड फॉर्म में आएगा कि शिक्षा का परिणाम ये, अनुभव का परिणाम ये, सक्षमता में सक्षम बना, मुझे आत्मा ने सक्षमता हासिल की, उसका परिणाम ये है कि मैं इतने गुणों और शक्तियों के साथ जीवन जी रहा हूं। रिजल्ट चाहिए ना। आप लिखते हैं ना दुनिया में के अंदर क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो क्वालिटी वाला वाली लाइफ आपके सामने आ जाए। तो वहां पर वो जो आपके पास शिक्षा है या अनुभव है या सक्षमता है या कल्पना शक्ति है या सृजनात्मकता का पावर आपके पास में है या आपके अंदर कुछ इनोवेटिवनेस है या आपके अंदर जो ईमानदारी का गुण है जिसको बाबा कई बार हाईलाइट करते हैं, तो ये सारी चीजों का रिजल्ट क्या है। तो जब मैं अपने प्रति ईमानदार हूं तो वो किस रूप में है, और ये जो मन के आंसर आपने दे दिए तो फिर ये 4 चीजों को सपोर्ट आपको मिलेगा। यही बात भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ में भी है कि अगर आपको स्वयं के प्रति कोई सटीक निर्णय लेना है बुद्धि के लेवल पर, तो आप बहुत क्लियर फॉर्म में, अगर छोटी सी मिस्टेक है आप तुरंत अपने आप को क्षमा करो। कोई छोटी सी मिस्टेक इतने बड़े एग्जिस्टेंस को हिला दे और आप काम नहीं कर पाओ और डिस्टर्ब हो जाओ, ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो आपको स्वयं को क्षमा करने के बाद में स्वयं से प्रेम करना और स्वयं को स्वीकार करना, यही काम परिवार, संस्थान और समाज के साथ आप करेंगे तो ये तभी हो पाएगा बुद्धि के स्तर पर, जब मन की जो बातें हैं जो मन के स्तर की हैं, क्योंकि जब नियम और संयम पर चलेंगे तो ही मन प्रफुल्लित रहेगा, तो आपकी मदद करेगा। अदरवाइज आपको क्या करेगा, वो हटा देगा वहां से। नहीं, आपने गलती की, आप कैसे क्षमा कर सकते हैं अपने आप को, वो सामने खड़ा हो जाएगा। तो यहां जो विश्लेषण आपको मिल रहा है वहां इसी बात को लेके है कि एक जो चीज है जो बहुत सूक्ष्म है, नियम संयम बहुत सूक्ष्म है, जब तब बहुत सूक्ष्म है, ध्यान धारणा बहुत सूक्ष्म है, स्वाध्याय बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि स्वाध्याय होने के बाद में आत्मा परिष्कृत होती है, रिफाइननेस आती है। तो ये 7 चीजों पर आप काम करेंगे तो 4 चीजें बुद्धि के स्तर पर, क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है ना। ऐसे जो आखिरी पॉइंट है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में आप बुद्धि के स्तर पर ये बोलेंगे सर्वधर्म संभाव, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः या वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन मन के स्तर पर फिर आपको बारीक से काम करना पड़ेगा। तो मन कहेगा कि क्या आप मनसा वाचा कर्मणा में प्योरिटी को फॉलो करते हैं, और जैसे ही उस मन ने कहा कि मन वचन कर्म से पवित्र नहीं हूं, तो फिर वो संकल्प, स्वप्न और संबंध की प्योरिटी कहां ढूंढेगा। तो जैसे उसकी डीपनेस में गए आप और मन ने कहा नहीं ये तो ओके नहीं है, तो जो ये 4 डायमेंशन बुद्धि के स्तर पे हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। बुद्धि कहेगी अपने बस का नहीं, हम सर्वधर्म संभाव में जा ही नहीं सकते, हम भेद दृष्टि समाप्त कर ही नहीं सकते, ये सारा क्रिएट होने लगे। तो भेद तो होगा, रंग का भेद है, जाति का भेद है, स्थान का भेद है, मेरे और तेरे का भेद है, ये रहेगा। तो इस भेद को समाप्त करने के लिए हमें फिर मन वचन कर्म, संकल्प, संबंध, स्वप्न की प्योरिटी, क्योंकि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस विदाउट प्योरिटी पॉसिबल नहीं है। और प्योरिटी की परिभाषा कोई मोटे स्तर पर नहीं है, बहुत सूक्ष्म स्तर पर, जैसे बाबा ने अव्यक्त वाणियों में बहुत क्लैरिटी से कहा है। तो इस लेवल पर जब मन प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि मन की प्रसन्नता, क्योंकि आपके अंदर प्रसन्नता नहीं होती। जैसे उदाहरण के लिए ये अभ्यास हम गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे होते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस गुब्बारे को फुलाने के लिए मेरे को आधा घंटा उनको लेक्चर देना पड़ता है। बोले साहब कुर्सी पर बैठे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, शाम हो जाएगी, बैठे बैठे सो भी लेंगे और चले जाएंगे। अब ये कोई काम है क्या, हम उठे और गुब्बारा फुलाए। तो उनका मन इतना डेड फॉर्म में जा चुका है। तो हम लोग सरकारी क्षेत्र में जब काम करते हैं तो शाम को आते हैं तो हमको खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को, आधा 1 घंटा योग करना पड़ता है कि उनका संगत गुण असर हमारे ऊपर ना हो जाए।
आप समझिए इस बात को। लेकिन यही प्रोग्राम मल्टीनेशनल्स में होता है, तो मल्टीनेशनल्स का नियम क्या है कि जैसे एक पार्टिसिपेंट जा रहा है और 25,000 देना है, तो 12,500 रुपए उनकी सैलरी से कटता है और 12,500 ऑर्गेनाइजेशन देता है। और उनको जो डायरी दी जाती है 300-400 पेज की, वो फुल लिख के लाना पड़ता है। और वो फिर क्या करते हैं कि अगर छूट गया कुछ तो वो हमसे अलग से आके होटल में बोलते हैं साहब वो बच गया, लिखवा दो आप, वो पैसा तो जाएगा, हमको सजा और हो जाएगी। और वो सीखने के बाद में उनको जाके कंपनी के लोगों को सिखाना पड़ता है। तो एक भी अभ्यास हुआ ना तो हमारी जान ले लेते हैं, भैया इसके बाद क्या होगा ये बता दो, पूछेंगे हमसे फिर कल। उनको नींद नहीं आती, उनको पानी नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए, सब सिखा दो आप। आपका सेशन रात भर भी ले लो, कई बार रात भर पढ़ाते हैं। सेशन हो गया और रात में 9 बजे बैठे, सुबह 4 बजे तक चल रहा है। बोले सर वो पूरा कंप्लीट करना, 12,500 जा रहा है। बोले अभी आधा सेशन खत्म हुआ, अभी आधा पैसा चला गया जेब से हमारे, क्योंकि कमाया है ना मुश्किल से उसको। सरकारी आदमी आता है, वो कहता सब सरकार ने फ्री भेजा है हमको, और टीएडीए और मिलेगा हमको यहाँ बैठ के सीखने का। तो उनका जो चेहरे पर रंगत नहीं आती। और 3 बजे लंच के बाद कोई फैकल्टी चले गए और कहीं थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं, तो फैकल्टी भी सो जाएंगे और वो तो सब सो ही जाएंगे। पता पड़ा कि लास्ट का जो सेशन है वो सोता हुआ सेशन मिला। तो हम लोग वो प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसमें पावरफुल फैकल्टी भेजते हैं लंच के बाद, कि जो उनको सोने नहीं दें, उनको आंखों को जागृत रखें और उनको सिखाने का प्रयास करें, क्योंकि नियम के हिसाब से 5:30 बजे बैठना ही है। वो कितने बड़े अधिकारी हो, और कई बार उनको दबाव डाल के बिठाना पड़ता है कि भले आप आईएएस हैं लेकिन गवर्नमेंट के 24 घंटे के नौकर हैं, 5:30 तक तो सीखना ही होगा आपको, 5:30 के बाद में कुछ भी हो सकता है। तो वो 5:30 तक वेट करते रहते हैं कि भाई टाइम हो और हम कब जाएं, और आधा घंटा पहले छोड़ दिया तो दुआएं देते हैं कि भगवान आपका भला करे। तो ये सीखने की क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे यहां पर जर्मनी में इस पर ज्यादा काम हुआ। जर्मनी में सबसे पहला काम उन्होंने किया समझने के ऊपर। और क्यों किया, क्योंकि उनका मानना था कि हमारे देश का कोई नागरिक अच्छे से समझेगा तभी वो समझा पाएगा। तो उन्होंने क्या काम किया, समझना और समझाना। फिर वो स्टडी पर ध्यान देते थे, सेल्फ स्टडी बताया आपको। तो जब वो सेल्फ स्टडी करेंगे, तो जब वो अध्ययन करेंगे तो वो अध्यापन कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे। फिर वो लिखने पर ध्यान देते थे। वहां पर नियम है कि अगर एक पेज आपने लिखा है तो एक्यूरेट होना चाहिए। यहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में एक लेटर लिखना है तो दिन भर वही काम चलता रहता है, और मंडे आ गया तो फिर मंडे को फाइनल होता है। और 40-50 साल पहले वही उसी दफ्तर के अंदर एक पुराने कर्मचारी अगर अपने हाथ से लिख दिया, तो उस समय कुछ मशीन नहीं थी सारा कुछ, तो वो फैक्स से भेजते थे। तो जो हैंड रिटन है वो फैक्स से जाता था और उसका जवाब भी आ जाता था, और वो एक ही व्यक्ति सारा कुछ कर लेता था। अब पूरा दफ्तर मिलकर एक लेटर नहीं लिख पाता, उसमें 50 गलतियां, करेक्शन। तो क्या हो गया, यहां राइटिंग पावर नहीं है। वहां क्या सिखाते हैं, बहुत अच्छे से लिखो तो आप लिखवा पाओगे। जैसे डिक्टेशन देना है, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो क्या बोलते हैं कि भी जाओ उनसे सीखो, ये वो मास्टर जी बताएंगे आपको। तो वो बच्चा जाता है, बोलता है हमको इस टॉपिक पर ए से लिखना है। तो जो पुराने लोग थे वो बोलते थे लिखो, तो उनको कोई रेफरेंस नहीं देखना पड़ता था, वो बैठेंगे और धड़ाधड़ आपको लिखवा देंगे। और वो अगेन बार बार बैक नहीं जाते थे, जो बोल दिया वो फाइनल है। तो वहां पर इन चीजों पर ध्यान दिया गया। हालांकि भारतवर्ष में एनसीईआरटी के द्वारा जो लोग एमएड का कोर्स करते हैं वहां पर ये बातें हैं, लेकिन बहुत थोड़े रूप में है। लेकिन जर्मनी के अंदर इन 6 चीजों पर बहुत उन्होंने काम किया। वो बच्चों को इस बात के लिए बहुत प्रिपेयर करते हैं कि तुम अच्छे से समझो। तो समझना और समझाना, पढ़ना और पढ़ाना, लिखना और लिखवाना, या आप घर में या आपस में पुरुषार्थ में किसी को बोल के देखिए, आप वो नाराज हो जाएंगे आपसे। बोले आप बाबा के घर में इतने सालों से काम कर रहे हैं और ये 6 चीजों पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पुरुषार्थ का काम है, नंबरवार पुरुषार्थ वाली बात है। तो जिन आत्माओं ने इन पर काम किया, बहुत अच्छे से समझा ज्ञान को तो समझा भी रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा तो वो पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से लिखा तो वो लिखवा रहे हैं। और हमारे पास में मॉडल है अलग अलग, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। तो इन 6 चीजों पर, और इन 6 चीजों पर वो क्यों काम कर पाए, इसकी खोज की गई। तो लास्ट में एक पॉइंट निकला कि उनकी एकाग्रता बहुत ज्यादा थी। तो कंसंट्रेशन लेवल को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके इन 6 चीजों पर हम काम कर पाएंगे। तो ये सारे सपोर्ट सिस्टम है, और इस पर आप काम करने का प्रयास करते हैं तो आप बहुत हायर डायमेंशंस में चले जाते हैं। लेकिन जो लोग पुरुषार्थी हैं वो इन तमाम चीजों को बहुत टेक्निकल तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं और इसको फॉलो भी कर लेते हैं। और कई लोगों ने इसी देश में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो केवल पिछले 10-12 सालों से वो अंडरस्टैंडिंग पे ही काम कर रहे हैं, वो समझ के ऊपर ही काम करते हैं। उनके पूरे लेक्चर पूरे वर्ल्ड में एक ही टॉपिक पर होते हैं। और कभी मुझे सुनने का मौका मिला
या आपको मिलेगा तो आपको लगेगा कि अंडरस्टैंडिंग पे क्या समझने की जरूरत है, समझने पर भी कोई समझाता है क्या। और जब मैंने वो 6 घंटे का सेशन अटेंड किया और उनसे मुलाकात हुई तो क्लाइमेक्स जानते हैं आप क्या था? उन्होंने बोला आप IIT कानपुर में आइए, मैं समझने के ऊपर 1 हफ्ते समझाता हूं। क्योंकि उनका मानना है कि अगर व्यक्ति समझ लेगा तो बाकी सब काम वो कर लेगा। तो मैं तो सोच रहा था कि ये 6 चीजें हैं जिस पर काम करना चाहिए, वो एक ही पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने लक्ष्य लिया कि जब तक मैं जीऊंगा इसी पर काम करूंगा, दूसरे किसी सब्जेक्ट को लेने की आवश्यकता नहीं है। कि मनुष्य को आप कितना भी मेहनत कर लो, लास्ट में वो यही आपसे बोलेगा कान में कि साहब आपने सब बताया लेकिन समझ नहीं आया। तो ये सारी चीजें मनोविज्ञान के अंदर बहुत छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जिस पर आप काम करके देखें तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये दिन भर का जो सेशन हुआ उसका एक टेक्निकल सत्र में लिया। टेक्निकल सत्र को हम लोग शुरू में नहीं लेते हैं, कई बार आपको नहीं समझ पड़ेगा, लेकिन अभी जो बातें आपसे हो रही थी तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो अलग अलग सत्र में अभ्यास कराए गए उसको किस रूप में हम निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो अलग अलग लेवल पर भी आप जाने का प्रयास करेंगे तो आत्मा की जो 3 प्रॉपर्टी है, मन और बुद्धि, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। मन को एवरी टाइम हैप्पी रखने के लिए जो अलग अलग डायमेंशंस हैं उनको सपोर्ट लीजिए आप, और बुद्धि के स्तर पर जो बुद्धि स्वीकार करती है उसको फिर आप कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो स्वीकार करते हुए काम कर लेगी और फिर वो संस्कार रूप में डेवलप हो जाएंगे। तो अलग से कोई नेगेटिव संस्कारों को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मन और बुद्धि के तल पर आप काम करें, संस्कारों में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और कोई इस आज अभी टेक्निकल सेशन में जो बातें शायद मैंने बहुत फास्ट कह दी, तो इनको आप हालांकि रिपीट भी किया मैंने, अलग अलग तरीके से उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास भी किया। इसमें से जो 4 लेवल पर इंटेलिजेंस आपके सामने रखे, कुछ समझ में कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ लग रहा हो कि रिपीट करना है, कुछ उदाहरण से समझना चाह रहे हैं या इसकी कुछ और गहराई में जाना चाह रहे हो, तो मैं फिर आपको सपोर्ट करूंगा। मेरा जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि जो चीज़ें आप तक पहुंच रही हैं, लास्ट सेशन में हम बैठे हुए हैं, इस टेक्निकल सत्र के पहले 2-3 चीज़ें स्पष्ट भी हमने की थी कि जो लोग बहुत ऊंचा पुरुषार्थ करते हैं उनके पास में विजन होता है। विजन का मतलब होता है जीवन का दर्शन, है ना। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी ये लिखा हुआ है, जैसे आप समझाते हैं तो पहले लिखा हुआ है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है, मिशन क्या है और टारगेट क्या है। और दुनिया के संस्थानों में जो और संस्थान है, चाहे वो कॉर्पोरेट है या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहां भी लिखा रहता है। तो आप देखिए कि आप आत्मा ने इस यज्ञ में आने के बाद में क्या विजन बनाया है, और जैसे आपकी विजन क्लैरिटी हो गई, अगर नहीं बनाया तो बनाइएगा। हाँ, विजन ही आपको सारी प्रॉब्लम से डिलीट करवाएगा, सारी प्रॉब्लम से आपको अलग रखेगा। क्योंकि हर बार आपको क्या लगेगा, मेरा विजन ये है। जैसे डॉक्टर कलाम ने विजन 2020 लिखा, तो 2020 में भारत कैसा होगा, जो इंसान को ये दिखाई देता होगा, तो 2011 से या 10 में जब लिखा होगा किताब उन्होंने, तो 19 तक क्यों उनको टेंशन होगा, क्योंकि 2020 उन्होंने पहले देख लिया। आप बात समझ रहे हैं ना। जब दादी जी से पूछा गया कि दादी जी आप बताइए कि क्या वाकई में आप स्वर्ग में महारानी होंगी, तो दादी जी ने कहा कि 100%। तो बोले अभी फिर इस प्रश्न का और कुछ उत्तर, बोले एक ही उत्तर, मेरे को ये चिंता हो रही है कि आप वहां रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो आप इसके लिए पुरुषार्थ करो। दादी प्रकाशमणि जी इस बात के लिए प्रिपेयर हैं कि मैं स्वर्ग में महारानी बन रही हूं, लेकिन जो प्रश्न करने वाला पत्रकार है उसको कहते हैं कि आप भी तो वहां चलो, तो उसके लिए आज से आप पुरुषार्थ में लग जाओ। मुझे तो अपने पुरुषार्थ पर कॉन्फिडेंस है। तो ये क्या हो गया, विजन। विजन कोई 10 पेज का नहीं होता, 1 लाइन का होता है। तो जो विजन होगा ना, तो उस विजन के लिए हम मिशनरी जील क्रिएट होगा, क्योंकि जब विजन हमारा स्पष्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि मेरे जीवन का दर्शन ये है, तो उसके लिए आप एफर्ट करते हो। फिर जो छोटी छोटी बाधाएं हैं उसका कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में, वहां तो काम ही खत्म हो गया। हाँ, एक चीज जरूर है कि जिन टारगेट्स पर आप काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे लक्ष्य हैं आपके, उन लक्ष्यों को पूरी ताकत से काम करिए। सुबह भी बात हुई थी कि छोटी से छोटी सेवा भी मिले, छोटा छोटा वर्क भी हो, इवन किसी भाई या बहन को टोली देने का भी काम हो, तो पूरी शक्ति लगा दीजिए। एक सेंटर पे जाना हुआ, वहां एक भाई नहीं आ पा रहे थे, तो दीदी ने कहा कि भाई नहीं आए हैं, भाई साहब आप आए तो आप उनको टोली दिया हो। तो मैं घर देखा हुआ था, तो टोली के साथ दीदी ने एक फ्लावर भी दिया, तो मैं जाके देखिए आया, तो पूरे परिवार के लोग हैप्पी हो गए। उन्होंने बोला कि एक सदस्य हमारा आपकी संस्था में जाता है और वो एक दिन नहीं आता है, तो क्या आप लोग इतने कॉन्शियस हो कि आप उसको बुलाने के लिए भी आ गए, ये हमारा भाई है। तो दिखने में ये थोड़ा सा एफर्ट है, लेकिन इसको मैकेनिकल तरीके से किया जाएगा कि जैसे वो डांट बांटने वाला, चिट्ठी देने वाला जाता है कि वहां हमने टोली रख दिया और लिख दिया उसके पीछे कि ये टोली का जो बॉक्स है वो वापस लेते आना, तो टोली स्वीकार नहीं करेगा।
क्योंकि टोली के साथ में रूहानियत की दृष्टि भी चाहिए। तो आपकी अवस्था ठीक हो तब तो आप दीदी से टोली या मुरली या कोई चीज लेके जाएं, और नहीं हो तो फिर ड्रॉप करें, आप नहीं जाएं। आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे ग्रुप में किसकी अवस्था बेहतरीन है। अदरवाइज क्या होगा, उस सेवा ना होके कुछ और हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मान लीजिए बहुत जल्दी है और बर्तन में जाके ग्लास आपने पटक दिया, तो इससे दिन भर की जो दिनचर्या है, जो आपकी वर्किंग स्टाइल है, वो वहां एक निर्जीव वस्तु के साथ में बिहेवियर आइडेंटिफाई हो जाएगा कि भाई साहब इतना दिन भर परेशान रहे कि लास्ट में ग्लास पटकने के अलावा कोई विकल्प इनके पास में नहीं था। तो जब थाली आप ले रहे हैं और आवाज नहीं आई, तो थाली रखने में भी क्यों आवाज। तो ये छोटे छोटे जो बिंदु हैं जो दिन भर की दिनचर्या में आपकी मदद करेंगे मोटिवेशन के लिए, उसका आप ध्यान रखें। कोई आपसे मिलना चाह रहा है, कोई भाई है हाथ मिलाना चाह रहे हैं, तो रुक जाएं, 30 सेकंड में कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ मिलाया नहीं, हल्का सा टच हुआ और निकल गए आप, तो वो दोबारा कभी ट्राई नहीं करेंगे और शायद वो हाथ मिलाना बंद ही कर दें उसके बाद। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम पुरुषार्थ के द्वारा किसी गुण को विकसित करते हैं। तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि उस गुण को, उन शक्तियों को आगे बढ़ाते हुए और इस बात को मैसेज के रूप में दें कि आपके द्वारा इन गुणों और शक्तियों को अचीव किया गया है और ये फॉरएवर मेंटेन रहे, और मैं भी इस पर को ध्यान देने का प्रयास करूंगा या करूंगी, तो निश्चित तौर पर उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और हमको भी मोटिवेशन मिलेगा। केवल दृष्टिकोण और माइनर चेंज की आवश्यकता है, और जैसे जैसे माइनर चेंज होगा आप देखेंगे चीजें, प्राप्तियां आपको ज्यादा हो जाएंगी। एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा सॉन्ग भी है, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, रियलाइज भी किया होगा कि जो खिल सके ना वो फूल हमें और तुम्हारे चरणों की धूल हमें। दादी चंद्रमणि जी ने इसी ज्ञान सरोवर में, मैं छोटा था उस समय, गीत बज रहा था, रुकवाया। क्योंकि दादियों को जो नियमित रूप से चलता है ना, उसको रुकवाने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो उससे पावरफुल होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अभी इस गीत में नई बात बोलो। क्या बोले? तो बोले जो खिल सके वो फूल हमें और तुम्हारे नैनों के नूर हमें। तो उस दिन से ये बात बुद्धि में बैठ गई। लेकिन जो 63 जन्मों का संस्कार है वो क्या कहता है? जो खिल न सके वो फूल हमें। ज्ञान में 50 साल होने के बाद में भी जो खिल न सके वो फूल हमें। तो तुम्हारे चरणों की धूल हमें, ये विनम्रता का सूचक हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे नैनों की नूर हमें। तो जब आप बोलोगे तो करोगे ना कुछ तो करोगे, उपाय उठा पटक। चलो नैनों के नूर बनने का हम एफर्ट करते हैं। और जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ती जाए तो आप, एक और सॉन्ग है उसका सपोर्ट ले, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। लेकिन ये मैच्योरिटी के बाद होगा। अभी आपने बोल दिया, अभी आ गया कांटा, अभी वर्कशॉप करके अभी समस्या आ गई। तो ये स्टेटमेंट देने के पहले बहुत सोच समझ लें, बहुत पावरफुल हो जाए तो बोलें। क्योंकि इस स्टेटमेंट में भगवान को चैलेंज है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना हो दे दे सरकार, दुनिया के पालनहार। उन्होंने एक ट्रक कांटे भिजवा दिए, संभालो। तो जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो ना, तो रियलिटी में हम कितना सॉल्व कर सकते हैं। तो आप स्टेटमेंट में क्या देंगे? नहीं प्रभु, अभी तेरे कांटों से नहीं, तेरे फूलों से ही प्यार है, खाली उसी में से कोई ना कोई चॉइस करके भेज दे, क्योंकि मैं इस लेवल पर प्रिपेयर नहीं हुआ हूं। तो भाव जगत के साथ में कर्म जगत, ये दोनों को टैली करें कि जो मेरी इमोशंस हैं वही मेरे विचार के रूप में निकल के आए, तब जाके हम अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? और कोई प्रश्न? देखिए ये तो हम लोग, मुझे तो हैबिट है, मेरा प्रोफेशन नहीं है ये। अभी आप बोलेंगे तो अभी 5:15 से एक नई वर्कशॉप स्टार्ट कर देंगे। ठीक, गांव में देखा है ना आपने, किसी अतिथि को बुलाते हैं और भोजन कराते हैं तो वो गोबर से लिपाई कर देते हैं और दूसरे अतिथि के लिए फिर से लिपाई कर देते हैं। तो एक बार क्लीन होगा और फिर शुरू हो जाएंगे। बस इसमें यह होता है कि जब आपकी क्वेरी ये होगी कि नहीं अभी मन नहीं भरा, संतुष्टि नहीं मिली, अभी इसके बाद क्या, तो आधे घंटे बाद फिर हम शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आपके अंदर ताकत होना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रयोग हमने किया कई बार। सेंटर पर प्रोग्राम किया, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। दीदी ने टोली दिया, गेट से चले भी गए। तो मैंने कहा दीदी ट्राई करें क्या सबको बुलाने के लिए? तो दीदी ने कहा कि अगर आप वापस आ जाएंगे
तो 3 या 4 घंटे में कुछ और चीज बची हुई है उस पर काम कर लेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए फिर हमको 6 घंटे चाहिए। तो अगर आपके मन में उमंग उत्साह अगर लग रहा हो कि उसका लेवल इंक्रीज है और काम कर सकते हैं, तो इससे भी आगे कुछ है, क्योंकि ये तो सब चीजें अनलिमिटेड है ना। तो उसकी और डीपनेस में जाना है, उस पर और काम करना है, तो ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं। तो ये आप देख लें, और नेक्स्ट टाइम करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाबा ने जब ये मुझ आत्मा से करवाना है तो उसने वो एनर्जी का लेवल भर रखा है, वो तो लबालब रहेगा ना, तभी तो दे पाएंगे। तो वो स्वयं के प्रति बिलीव और उसके प्रति विश्वास, ये चीजें काम आपसे करवाती हैं। जी, जी, आपने भी कोई विजन ऐसा रखा होगा। अब उस विजन को स्मृति में रखने के बाद भी कई विघ्न ऐसे आते हैं जो हम लगता है कि हमने इतना बड़ा विजन रखा, फिर भी हमसे यहाँ एक मिस्टेक हो गई। भले एक आत्मा के साथ हुई है, लेकिन वो आपको माना जैसे चुभ रही है कि ये सही नहीं हुआ। मेरा एम तो बहुत ऊंचा था, उसके बाद भी ये चीज सही नहीं हुई, तो उसको आप रिकवर कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न काफी हिडन क्वेश्चन है ये। भाई जी ने इसको काफी हाइट कर दिया, और मनोविज्ञान में ये होता है। राइटिंग में जितना भी मैंने काम किया तो लोगों ने मेरे से कहा कि ये सब बहुत कठिन हो गया, तो हमने कहा इसको हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हर चीज की एक मर्यादा है। आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट मैं और कर दूं, कुछ ब्रांड इमेज आपके सामने है। उदाहरण के लिए यज्ञ में प्रजापिता ब्रह्मा या मम्मा या दादी जी या जगदीश भाई, तो जीवन के पुरुषार्थ में जिनको आपने नहीं देखा, सपोज आपने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, मम्मा को नहीं देखा, पश्चाताप भी करते हैं कि काश में पहले आ जाता। अब उनके समकक्ष दादी जी को किसी ने देखा होगा, चलो उनको भी नहीं देखा, तो जो हैं इनमें से हम मॉडल आइडेंटिफाई कर लें। दुनिया में भी क्या होता है, एक कैरेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं। हम एकदम से एक बुकलेट लें और सोचें कि हम बाप समान आज ही बन जाएंगे, तो जो जीवित किंवदंती जिसको कहते हैं, जो जीवित होते हुए भी आज संसार में रहते हुए भी संसार से बहुत ऊंचा है, तो उनको तो अपना आइडियल बना सकते हैं ना। तो जैसे आप आइडियल बनाते हैं तो इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, वो आइडियल फॉर्मेशन आपको सपोर्ट देता है। जैसे छोटा सा उदाहरण में दूं, 5 या 10 साल 12 साल की अवस्था में मैं जगदीश भाई को सुनता था, तो उनका प्लस पॉइंट क्या था कि किसी विषय पर बोलने के साथ साथ में कई बार वो जब बोलते थे, कोई गीत बज रहा है, सपोज गीत बजा बाबा आपने कमाल कर दिया, तो बिल्कुल उनका थ्रू आउट क्लास 3 घंटे का बाबा आपने कमाल कर दिया इसी पर होता था। तो मैं उसको इमर्ज करता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बाबा के किसी भी गीत पर मैं कई घंटे बोलूंगा। जब इमर्ज किया, प्रैक्टिकल किया, तो ये घटना घटने लगी वैसे। फिर लिटरेचर को पढ़ा, यज्ञ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बाबा ने उनको संजय की उपाधि और बहुत सारी चीजें। सोचा कि जब मुझे लिखना होगा तो लेखन ऐसा हो जिसकी कम से कम 100 इयर्स एज हो। सभी चीज की उम्र होती है ना, तो उसकी उम्र बहुत ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखें जिसकी बहुत जल्दी मृत्यु हो जाए। जैसे पुराने जो दुनिया के अंदर गीत हैं, सदाबहार गीत जब बोलते हैं आप, उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन जो आज पैदा होता है वो बहुत जल्दी मर जाता है। तो जो हमारे आसपास लोग थे, तो दिमाग में आता था जगदीश भाई ने ऐसा यज्ञ में क्या लिखा जो अमर हो गया। तो कहा जब कलम चलेगी तो इस रूप में चलेगी। फिर साकार मुरली और अव्यक्त वाणी, उस समय पांडव भवन ही केवल था, ओम शांति भवन नहीं था। तो पांडव भवन में जब मुरली सुनते थे तो साकार मुरली और अव्यक्त वाणी में बहुत अलग अलग अंतर दिखाई देता था। तो जैसे मुझे आत्मा ने निर्णय लिया कि साकार मुरली अब नहीं सुनेंगे, ये किसी को बताया नहीं, खुद ही मनी मन निर्णय ले लिया। उसमें चूंकि वो साकार मुरलियों से पालना होनी और यज्ञ की शुरुआत में कौन कौन सी बातें थी वो सब भी नई आत्माओं को सुनने को मिले, इसलिए वो चीजें उसमें डाली जाती हैं।
तो उसमें आनंद कम आने लगा और अव्यक्त वाणियों में ज्यादा आने लगा। तो फिर जब बाबा ब्लेसिंग देते थे, उस समय बाबा के आने का समय सुबह 7 बजे से लेके और शाम के 7 से सुबह 7 तक, और जोन में 3-4 भाई बहन हुआ करते थे, वो प्रमुख, तो परिवार के परिवार मिलते थे, जोन के लोग भी इकट्ठा नहीं मिलते थे। उस जोन में भी 4 लोग हैं तो एक एक फैमिली मिलती थी। तो नेचुरली परमात्मा के उस भाव को जब स्वीकार किया होगा तो नशा तो रहेगा, उस्वमान तो रहेगा। तो जो चीज आज केवल आप देख सकते हो डायमंड हॉल में, और जो दादियां सुख लेती हैं उसको आप अनुभव करते हैं, और वही सुख किसी आत्माओं को मिला हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो अलग होगी। तो वो जब चीजें इमर्ज की, तो उस बचपन में ये इमर्ज किया कि अगर प्रभु ने ये टोली खिलाई है तो वाणी की ताकत भी इतने पावरफुल रूप से होना चाहिए कि मैक्सिमम दे सकें। भगवान 12 घंटे आके बैठता है ना, तो कम से कम 12 घंटे का पुरुषार्थ करना है। दुनिया में 6 घंटे का सेमिनार होता है, 1.5 घंटे के 2 सेशन, फिर लास्ट के 2-1.5 घंटे सेशन। तो 6 घंटे की बजाय इसको डबल करना है। तो 12 घंटे की वो सामर्थ्य पैदा हो गई, क्योंकि बुद्धि उतनी ही सोचती थी कि जो बाबा ने अभी टोली खिलाई ना, बाबा ने पालना दिया ना, अभी इतना पावरफुल बनना है कि 12 घंटे बोले और कोई दिक्कत नहीं हो। और फिर धीरे धीरे बुद्धि ने सपोर्ट किया कि अब 20 घंटे करके देखें क्या होता है। तो 20 घंटे भी किया। तो रात को 12 बजे सोए, 3 बजे उठे और 4 बजे से फिर क्लास शुरू कर दी। तो 4 घंटे में सब हो गया, और 20 घंटे भी सेवा करके देखी। अच्छा, एक दिन भी नहीं किया, इसको 5 दिन करके देखा तो भी चेहरे पर सिकन नहीं आई। तो क्या हुआ कि उस पावरफुल सोल, उस परमात्मा शक्ति को स्वयं के अंदर महसूस किया। उस समय विस्तार जितना बुद्धि सोच पाती थी कि परमात्मा आके इस शरीर के अंदर कैसे बैठ गया, और ये शरीर के अंदर विस्फोट क्यों नहीं हो गया। अब बच्चे थे, बाल बुद्धि, अभी विस्फोट नहीं हुआ। तो जब इन्होंने उन्हीं हाथों से ये टोली खिला दी, तो मुझ आत्मा के अंदर कितनी ताकत आनी चाहिए, और इतनी ताकत आना चाहिए कि जहां बोल दें वहां परिवर्तन हो जाए, जहां लिख दें वो अमर हो जाए। तो जब बाबा के बच्चों ने किताबों को पढ़ने का प्रयास किया, तो उन्होंने उस बात को पकड़ लिया। बोले भाई साहब, बहुत अच्छा हुआ कि बाबा के इतने नजदीक आप पहुंच पाए कि जो अव्यक्त वाणियां जितनी गहरी हैं उतनी ही गहराई से आके किताबें लिख दी आपने। तो ये 2 सपोर्ट मिला, तो मोटिवेशन बढ़ेगा ना जब बड़े बोलेंगे तो, कि जो अव्यक्त वाणी समझ सकता है वही आपकी किताब को समझ सकता है। तो वहां से कंपेयर कर दिया। मैं वैसा नहीं मान रहा हूं, लोगों ने ऐसा फीडबैक दे दिया। तो आप काम कर रहे हैं, आपका विजन बड़ा है। फिर दुनिया में काम करते थे, तो जैसे भाई जी ने पूछा, तो दुनिया के हिसाब से एक विजन क्रिएट हो गया। क्या हुआ कि यूएनओ, जिसने हमारी संस्था को भी पीस अवार्ड दिया हुआ है, और यूएनओ किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब मान्यता देता है या सपोर्ट करता है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। और हम आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी सलाहकार की भूमिका हमारा ऑर्गेनाइजेशन निभाता है। ये हम सबको इस बात का फक्र होना चाहिए। तो जब यूएन से अवार्ड मिला, 2000 में इंटरनेशनल अवार्ड मिला, तो एकदम सपोर्ट मिला और हाईलाइट हो गए दुनिया के सामने। तो उस समय एक विजन क्रिएट कर रहा था मन कि यूएनओ में जाके स्पीच देना है, वहां एक फायदा होगा कि वहां ऑडियंस बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि यूएनओ में जो स्पीच होती है बहुत हाई लेवल पर, उसमें 3 लोग ही शामिल होते हैं, किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के जज। ये 3 लोग अगर बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में चले जाएं तो अपना देश ये ठीक कर लेंगे। तो अगर ये 3-3 स्टूडेंट मेरे को हर देश के मिल जाएं एक साथ, तो मैं अपना लेक्चर वहां दूंगा। और प्रभु से मैंने कहा कि मेरा पार्ट कब आपके पास वापस जाने का हो, तो थोड़ा सा अमेंडमेंट आप कर लें कि जैसे मेरा यूएन का लेक्चर पूरा हो जाए तो उस दिन आप बुला लेना। तो ये विजन में क्रिएट हो गया। तो छोटे से छोटे प्रोग्राम, चाहे वो बहुत लोअर लेवल पर कर रहे हो, बहुत पुअर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कर रहे हो, जिनके पास रिसोर्स नहीं है, साधन नहीं है, पैसा दे नहीं सकते, अपने खर्चे जाना है, उनको फल और स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, ये सब करते हुए ये काम करना शुरू किया। तो विजन क्या दिया कि जब लता मंगेशकर को गाना गाना था, तो उन्होंने थोड़ी ना सोचा कि अभी मैं यहां गा रही हूं तो खराब गाऊं और अमेरिका में गाऊंगी तो अच्छा गाऊंगी। क्रिकेट के एक्सपर्ट सचिन, इन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं देश में खेल रहा हूं तो अभी खराब खेल लूं और बाहर जाऊंगा तो अच्छा खेल लूं, मुझे अच्छा ही परफॉर्म करना है। तो परफॉर्मेंस के लेवल पर या जितने भी धर्म गुरु हैं, उनके जब स्पीच होते हैं तो कितने हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। दादी जानकी बोलती हैं तो एक भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलती हैं, और एक आम आत्मा बोलती है दिन भर नेगेटिव बोलती है, सिर में दर्द हो जाता है। हमें लगता है ये थोड़ी ना हम सुनने के लिए आए थे। तो उनको कितना भी समझाओ कि भाई साहब आप नेगेटिव मत बोलो, नहीं तो हम जानते हैं। आप लिख के भी दे देंगे कि भाई साहब आप ये बताएं कि अच्छा कर्म करने से हम स्वर्ग में जाते हैं, तो इसको तो उन्होंने एक लाइन में बताया, और बुरा करने से हम नरक में जाते हैं, इसको दिन भर इसका विश्लेषण कर दिया। तो गए थे हम मोटिवेट होने के लिए, डीमोटिवेट होके आ गए कि ज्यादा अच्छा है कि अब खराब ही अपने से हो पाएगा,
दिन भर भाई साहब ने इसी के बारे में बताया। तो अब उनके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आप चाह भी रहे, लेकिन अब बड़े जो उतनी ऊंचाई पर हैं वो क्यों उतना अच्छा बोल रहे हैं, क्यों पॉजिटिव बोल रहे हैं? कि आत्मा को वही चाहिए, आत्मा वो सब कुछ सुन के थक चुकी है। तो आपकी विजन क्लैरिटी जब अच्छी होगी, क्यों एक अमेरिका का राष्ट्रपति जब अपना स्पीच देता है तो पूरी दुनिया सुनती है, और उस स्पीच के बाद में उस स्पीच का विश्लेषण पूरी दुनिया के पत्रकार करते हैं, और एक आम आदमी बोलता है तो वो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो ये सब आत्मा ने बहुत गहरे स्तर पर स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद तय किया कि मेरा विजन ये होगा। तो नेचुरली जब विजन होगा तो मिशनरी झील भी होगा। कोई भी वर्कशॉप मेरे लिए थकाने वाली नहीं होगी, वो असीम ऊर्जा देने वाली होगी। जब पहला वर्कशॉप मैंने जिंदगी में आज से 15-20 साल पहले किया होगा, तो जितनी ताकत मैंने वहां लगाई थी, मैं इस वर्कशॉप को भी अपनी पहली वर्कशॉप मान के अटेंड करूंगा। ये अगर सोच लिया कि मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूं, तो कार्य करने में हम थोड़ा सा लापरवाह हो जाएंगे। अभी किया तो था, कल ही तो किया था, एक लेक्चर दिया था, अभी आज भी दे देंगे, हम अच्छा प्लान नहीं कर पाएंगे, हम वेल ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, और सब कुछ कर लिया तो हम उत्साहित नहीं रह पाएंगे। और जब उमंग उत्साह के पंख नहीं होंगे, जब मैं ही नहीं उड़ पाऊंगा तो आपको क्या उड़ाऊंगा? तो मेन प्रॉपर्टी क्या है? आपको एवरी टाइम बहुत उमंग उत्साह के साथ। कार्यक्रम की क्लोजिंग का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत निराश हो जाऊं और थक जाऊं, बोलूं भाई साहब बहुत बड़ी कृपा की, आपने 5:30 तक बैठे, अब मैं भी रेस्ट करता हूं। ये क्लोजिंग नहीं हुई। हम फिर से एक नए सॉन्ग पर, एक नए मोटिवेशन के साथ में अभी बहुत अच्छा रास भी करेंगे, और इस वर्कशॉप को एक नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। जब ये हमारे अंदर उमंग होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, अभी किया अभी फिर करना है। तो जब इस बात को लेके आप चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो जब एवरी डे आप जीवन जीते हैं ना, तो कोई 20 साल या 50 साल के ब्रह्मा कुमार आप नहीं है, तो आपकी प्रेयर चेंज होना चाहिए। विनम्र भाव के अंदर हे प्रभु शब्द निकलता है, वो नेगेटिव नहीं है, कोई भक्त का शब्द नहीं है, लेकिन आपने भी किया ना तो आपका झुकना वहां से दो रहा है, और किसी को सुनाना तो है नहीं। तो जब आपने बोला कि हे प्रभु आज मेरे जीवन का एक और नया दिन शुरू होने जा रहा है, जैसे ही बोला आपने, तो आप देखिए लेवल क्या होगा। तो आप उसको साधारण रीति थोड़ी ना बोलोगे। तो मुझे इतनी शक्ति, इतनी पावर दीजिए कि मैं जी भर के आज जीऊं, आनंद के साथ में ये बोल सकूं कि आज के आनंद की जय। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ट्यूनिंग चेंज हो जाएगी, और जो प्रेयर है उसका ध्यान आपको दिन भर रहेगा। लेकिन जैसे आप सोने गए तो वहां प्रेयर अलग है कि हे प्रभु जितना तुझे कराना था वो सब करा लिया। और सो जाना ये आपकी प्रॉपर्टी, प्रभु की नहीं है। वो कभी नहीं चाहेगा कि वो ये आत्मा सो जाए, और आप कहते हो कि अब मेरे सोने का समय हो गया है। अगर तेरे को आवश्यकता हो तो सुबह जगा लेना, मेरे को खुद की भी अब कोई आवश्यकता नहीं है। तो जितना मैंने पुरुषार्थ किया था इतना ज्यादा कर लिया है कि मैं अभी क्लोजिंग कर सकता हूं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे एक साल और 2 साल और। मेरी प्रेयर ही बहुत यूनिक है कि जितना सुबह से शाम तुझे कराना था तूने कराया, और अब मेरे सोने का समय हो रहा है, मतलब मैं सो रहा हूं, और तुझे आवश्यकता हो तो तू जगा लेना। तो आप देखिए बॉडी से कितना डिटैच है आप। मुझे आवश्यकता नहीं है, अगर तुझे आवश्यकता हो तो जगा लेना। और ये प्रेयर एक सामान्य व्यक्ति की नहीं है, ये भारत के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, ये उनकी प्रेयर है। और उनके एक मित्र संत हो गए थे, और वो उनके पास में आए, रहे राष्ट्रपति भवन में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि मैं भी ध्यान योग करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, लेकिन जितना तुम प्रफुल्लित हो उतना मैं नहीं हूं। तो आखिर इस पूरी दोनों की तपस्या में अंतर क्या है? बोले कोई अंतर नहीं है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, एक माइनर डिफरेंस है। मेरी जो प्रेयर है वो अलग है और तुम्हारी प्रेयर अलग है। लोड ज्यादा है तुम्हारी प्रेयर में, पूरे दिन भर की राम कहानी सुनाते हो भगवान को, ये क्यों सुना रहे हो? तो जब प्रेयर को आपस में शेयरिंग हुआ तो वो जो संत थे बोले कि मेरे को तो लग रहा है कि मैं पूरी दुनिया छोड़ के और इस व्यवस्था में लगाऊं, मेरे से पावरफुल तुम दिखाई दे रहे हो। बोले कैसे? तो कहा कि तुम्हारी दिनचर्या में पूजा पाठ ध्यान तो है नहीं। बोले नहीं, मैं रात को सोता हूं और 1 सेकंड के लिए बैठता हूं, उसमें ये प्रेयर बोल देता हूं कि तूने दिन भर जो कराया मैंने किया और अब मेरे सोने का समय। तो वो संत ने पूछा कि तुमको तुम्हारी आवश्यकता नहीं? बोले मेरी कोई आवश्यकता नहीं,
अगर उसको आवश्यकता हो तो जगा। मैं क्यों अपने सोने के आनंद से विचलित हूं? सोना तो एक आनंद है ना, उस आनंद को आज मैंने छीना ना। लेकिन प्राप्ति के कंपेयर में वो सोना कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से जब कंपेयर करेंगे तो उन दुर्लभ आत्माओं का संकलन आपको करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को 3 गोली मार दी जाती है और उसके मुख से हे राम निकलता है, और हमको डांट दिया जाता है तो 3 दिन डिस्टर्ब रहते हैं। तो उसने कौन सा पोटेंशियल डेवलप कर लिया था कि 3 गोली के बाद भी हे राम निकला, और हमको एक शब्द कहा गया और 3 दिन हम डिस्टर्ब रहे। और उस डिस्टर्बेंस में बहुत अच्छी प्राप्ति भी आप नहीं कर पाओगे। आप सोचिए कि जब आप डिस्टर्ब हुए और उस समय कॉल आता है बहुत सीनियर भाई बहन का, आत्म प्रकाश भाई जी आपसे मिलना चाहते हैं, या सूरज भाई मिलना चाहते हैं, या दादियां मिलना चाहती हैं, तो आप क्या करेंगे? आप नहीं जाएंगे, क्योंकि उन तक पहुंचते पहुंचते अपन अपने आप को रिवर्स वापस नहीं ला पाएंगे उस अवस्था में। तो क्या बोलेंगे कि मैसेज दिलवा देंगे अभी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तबीयत नहीं खराब है, मन अनबैलेंस हो गया, और पोस्टपोन कर देंगे। हाँ, अंतर इतना ही है कि कुछ लोग जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ किया है 1 सेकंड में उसको डिलीट कर देते हैं, और किसी को 3 घंटे, और किसी को 3 महीना, और किसी को 3 साल, और किसी को 30 साल लगता है कि मेरे को सामने वाले ने ऐसा क्यों कहा, हो गई कहानी। तो इसका एक सोल्यूशन है, बहुत अच्छा सोल्यूशन। दुनिया के लोग भी पूछते हैं, हमारे बॉस के पास हम गए और उन्होंने कह दिया हम छुट्टी लेके बैठे हैं, नौकरी से रिजाइन करने का मन हो रहा है, अब क्या करें, दुनिया से चले जाने की इच्छा हो रही है। बहुत सिंपल तरीका है, आप एक काम करें, आपको इतने बड़े पद पर पहुंचाने के लिए कितने भाई बहन निमित्त बने? तो बोले ऐसे तो हजारों लोग होंगे। चलो आपकी जिंदगी में 1000 लोग आए जिन्होंने आपको इतना समर्थ बनाया, शक्तिशाली बनाया, आपको पावरफुल बनाया, और आप इतने बड़े पद पर पहुंचे। और एक व्यक्ति जो चेंबर में बैठा हुआ है, उसने आपको कुछ बोल दिया, और इन 1000 इंसानों ने जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाया था, उनके समर्थ बनाने का कोई मूल्य नहीं है। आप तो उनको बोल के आओ ना कि भाई साहब जो आप बोल रहे हो ना, इसे 1% भी डिस्टर्बेंस मेरे को नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा निर्माण करने में 1000 व्यक्ति लगे हैं जब से पैदा हुआ हूं अभी तक। तो हमें तो वो पढ़ाता है ना, हम क्यों डिस्टर्ब होने लगे? और अब तो प्रत्यक्षता हो गई, बाबा का पूरा प्रोग्राम दुनिया देख रही है। अब तो कह दो कि जिसको भगवान पढ़ा रहा हो वो आपके कहने से डिस्टर्ब हो जाएगा क्या? तो ये अथॉरिटी वाले बोल कब निकलेंगे? तो इस प्रकार के सॉल्यूशन का जब आप उपयोग करेंगे, लौकिक रीति से भी, अलौकिक रीति से भी, और पारलौकिक रीति से भी। तो ये सारी प्लानिंग, सारी इनपुट आपके लिए, हमारे लिए, और हमें उसमें जीना होगा। तो अच्छाई का जो परसेंटेज है वो बहुत बड़ा है, और जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो बहुत छोटे हैं। एक छोटा सा उदाहरण, आपको लग रहा होगा कि वर्कशॉप में इस बोर्ड का उपयोग ही नहीं हो पाया, और जो लोग इसका उपयोग कर रहे होंगे बरसों से, वो कितनी मेहनत करते होंगे कि एक दिन ऐसा आएगा और वो एजुकेशन में प्रोफेसर बनेंगे और कभी बोर्ड पर लिखेंगे। तो आप कितनी डिग्रियों के बाद में इसको लिखने का मौका मिलता है, लेकिन बाबा के इस बच्चे को बाबा ने कुछ ऐसी प्रेरणा दी कि इस पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम बच्चे पूरे सेमिनार के एंड में जाना और एक छोटा सा डायग्राम बनाना, उसमें भी आंख बंद कर लेना और ऐसे ऐसे खेलने का प्रयास करना, और जब ऐसा हो जाए तुम ऐसा कर लो तो इसको देखने का प्रयास करना और पूछना कि इस बोर्ड पर क्या दिखाई दे रहा है। तो बोर्ड पर लिखने के लिए किसी एजुकेशन की आवश्यकता है क्या? नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हो पाया कि जब आप किसी चीज में डूब जाते हैं ना, तो डूबना क्या मतलब हो गया, जो अच्छा तैराक होता है वो नॉर्मल तरीके से तैराकी नहीं करता है। वो आपको क्या दिखाएगा, देखो अभी पानी पर मैं लेट गया हूं, जैसे कोई वस्तु डाल दी आपने और तैर रहा है। और जिसको तैरना नहीं आता उसको कितना मन में फील होता है कि काश मुझे भी तैरना आता तो पानी पर इतना आनंद लिया जा सकता है। तो उसकी जेहन में तो डूबना बैठा हुआ है ना, और वो उसमें आनंद ले रहा है।
तो ऐसे जब आप किसी चीज में ज्ञान योग धारणा सेवा में रम जाते हैं तो आपके लिए तो खेल हो गया। तो क्या सेवा करने के समय या करते समय या वहां सेवा से आने के बाद में चेहरे की रंगत क्या होना चाहिए? उसी रंगत का ये रूप है। इस बोर्ड पर ये पूरा व्हाइट है, कहीं अगर क्लीनिंग नहीं हो पाई हो तो इसको भी मान लें कि व्हाइट है। और अगर प्रश्न में आपसे इंडिविजुअली कर रहा हूं कि भाई साहब आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये मुझे बोलना नहीं पड़े, आप क्रम से बोल दें कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। मैं इसके बाद में कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं करिए, क्योंकि मैं तो यहां आया था रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि वापस आया मेरा अभी वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी बिगिनिंग है हमारी और अभी सब अटेंशन देके सुन रहे हैं और इसके बाद में इसका डिटेल पर जाएंगे हम, जबकि वर्कशॉप हमारी सुबह 9 बजे से चल रही है। तभी रीस्टार्ट कर रहे हैं, रीफ्रेश आप हो रहे हैं कि इस बोर्ड पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, उत्तर क्या होगा। बोले, अब तो एंजॉय करें आप, अब तो इस कंडीशन में आ गए ना। बोर्ड भी दिख रहा है और बोर्ड पर ये कुछ निशान लगा हुआ है, सर्कल दिखाई दे रहे हैं, और कुछ रबर बैंड, और कुछ रिंग्स, और कुछ बोले, और क्या दिखाई दे रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा आपको। कहां तक गहराई में जा सकते हैं वो दिखाई दे रहा है। और इससे आसान सवाल हो सकता है क्या कि दिन भर पढ़ाने के बाद में एक सर्कल बना दिया जाए और पूछा जाए क्या दिखाई दे रहा है? आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम बच्चे हैं क्या, लेकिन बाबा के बच्चे हैं ना, तो इसलिए आप बहुत भोले और विनम्र हैं। तो वो जो भोलापन है, जो विनम्रता है, वो कहां तक ले आई? हमको बिल्कुल रिलैक्स होके कुछ दिखाई दे रहा है। अब ये उदाहरण मैंने कहां से लिया है, मैं आपको रिसोर्स बता रहा हूं। कोफी अन्नान, यूएनओ के प्रेसिडेंट, जब बचपन में पढ़ाई कर रहे थे तो उनसे टीचर ने पूछा, उस समय व्हाइट बोर्ड नहीं था, ब्लैक बोर्ड था, तो उन्होंने व्हाइट सीट पर एक पेंसिल से निशान बनाया और वो बोर्ड जो पेन होती है उससे लगा दिया। जैसे आपने आंसर दिया, गोला दिखाई दे रहा है या डीपनेस दिखाई दे रही है, इसी प्रकार के सभी बच्चों ने आंसर दिया। और कोफी अन्नान पीछे बैठे हुए थे, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने जोर से बोला कि मुझे इस बोर्ड पर यह ब्लैक निशान या व्हाइट सीट पर ब्लैक निशान दिखाई नहीं दे रहा है। टीचर ने इस मैसेज को बहुत इफेक्टिव बनाने के लिए अपने साधन का प्रयोग किया और वो दौड़ते हुए उस बच्चे के पास गए और 2 थप्पड़ मार के उसका कान पकड़ के स्टेज पे ले आए। सारे बच्चे बहुत प्रफुल्लित हुए। आप जानते हैं बचपन की एक विशेषता होती है, किसी को दुख मिल रहा होता है तो अपने को सुख मिलता है। सभी बच्चे मुस्कुरा रहे थे, आनंद में थे। तो रिजल्ट ये आया कि वो आनंद किस फॉर्मेट में था। आप देखिए क्लाइमेक्स कि वो बच्चा जब रो रहा है तो टीचर ने कहा, हालांकि उस समय तक भी उस बच्चे के अंदर मोटिवेशन डाउन हो जाना चाहिए था, वो तो सत्य बोल रहा है, टीचर भी मान रहा है कि ये सत्य है, लेकिन पिटाई उनकी नहीं हुई जो गलत बोल रहे थे, पिटाई उसकी हो गई जो सही बोल रहा था। ऐसा होता है ना लाइफ में। मैं खूब पुरुषार्थ करता हूं, उसके बाद ही भाई जी मेरे को डांटते हैं। अभी जो नहीं कर रहे हैं वो भाई जी सुन लेते हैं तो क्या बोलते हैं, मैं इसलिए तो डांट रहा हूं कि ये भी गलती नहीं हो। हम कहां बोलते हैं कि आपसे बड़ा शुभचिंतक कोई हो सकता है क्या? क्योंकि आत्मा प्रिपेयर नहीं है। आत्मा इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं है कि उनकी शुभ भावना को मैं स्वीकार कर लूं। क्योंकि जैसे आप पूछेंगे, जो हमारी लास्ट टाइम बात हुई कि आप मुझे क्यों डांट रहे हैं और डिटेल में जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये भी पूछें कि इस डांट के पीछे आपकी शुभ भावना क्या है। देखिए, आपकी लैंग्वेज की मेलोडियसनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि वो 20 साल से इंचार्ज होने के बाद में भी इस रूप में कोई आत्मा नहीं आई। आपने क्या बोला कि आपकी इस मीठी डांट के पीछे, मीठा शब्द तो वैसे अपने लिए बहुत फेमस है, उस मुरली में कई बार मीठे बच्चे, तो आज आपने इसको यूज कर लिया
कि आपकी मीठी डांट में मेरे पुरुषार्थ के लिए कौन सी शुभ भावना छिपी हुई है। नहीं भी होगी ना तो एक दो बता देंगे। तो हम इस लेवल पर अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि सॉल्वेशन मोड में सारी सिचुएशन टर्न हो जाए। और जैसे ही सॉल्वेशन मोड में जाएगी तो कोफी अन्नान की आंखों से आंसू भी गिर रहा है क्योंकि पिटाई तेज हुई थी। उन्होंने पेंसिल दिया टीचर ने और कहा कि इस बोर्ड पर लिखो कि तुमको इस बोर्ड पर ये ब्लैक निशान दिखाई नहीं दे रहा है तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है। उस बच्चे ने रोते हुए ये लिखने का प्रयास किया कि 99.9 ये जो परसेंटेज है इसमें ये सरफेस दिखाई दे रहा है, ये व्हाइटनेस ज्यादा दिखाई दे रही है, इसका ज्यादा परसेंटेज है। तो क्यों हमारी आंखों से वो ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, जबकि परमात्मा ने इतने वर्षों से हमसे ये कहा कि गुणग्राही दृष्टि बनाओ। हम सब परमात्मा की बातों का रिपीटेशन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। तो गुणग्राही दृष्टि ने इतने बड़े व्हाइट सरफेस को स्वीकार क्यों नहीं किया। तो फिर हम बड़े प्रेम से बोलते हैं कि 63 जन्मों के संस्कार हैं, क्या करें, अच्छाई नहीं दिखाई देती, अच्छाई के बीच में वो छोटी सी बुराई दिखाई दे जाती है। तो मैं ये सोच रहा था कि कोफी अन्नान क्यों यूएनओ के राष्ट्रपति बने, तो रिजल्ट आया पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। जब प्राइमरी स्कूल में एक बच्चे की इतनी हायर लेवल पर कंडीशनिंग हो चुकी है तो वो आगे चल के क्या कमाल करने वाला है। तो परिणाम क्या हुआ, मॉर्निंग सोज द डे, सुबह होने से दिन का पता चल जाता है। तो पूत के पांव पालने में दिखाई दे गए कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा है, ये सामान्य बालक नहीं है। तो हम ये ना देखें कि कोई ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया, हम ये देखें कि किस गुण और शक्ति के कारण ईश्वर ने इनको इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो खोज हमारी ये शुरू हो जाए, और नहीं मिल पाए तो उस आत्मा से डायरेक्ट पूछ लें कि आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता भरी हुई है जिसके कारण भगवान के घर में रहते हुए आप इतने संतुष्ट हैं। आपको तो अपना काम करना है ना, वो संतुष्ट हो या ना हो इससे आपको क्या करना है। और उन विशेषताओं के साथ आप प्रतिदिन अपनी दिनचर्या को इतना अच्छा, इतना आनंददायक कैसे बना लेते हैं। तो हमारा जो एंगल हो वो इसके लिए हो। और अभी हम क्या करते हैं, खोजबीन क्या रहती है, हाउ टू क्रिएट दिस सिचुएशन, कौन है इसके पीछे, किसने इनको आगे बढ़ा दिया। तो ये जो दृष्टिकोण है जिसने हमको प्रॉब्लम में डाल रखा है, उस दृष्टिकोण को ही चेंज करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण और, महाकवि कालिदास के बारे में आपने सुना होगा, क्या सुना, उनको महाज्ञानी नहीं बोला लोगों ने, महामूर्ख बोला। क्यों बोला, एक छोटा सा कारण सामने था। एक पेड़ पर बैठ के, मैं ड्राइंग उतना अच्छा नहीं बना पाता हूं, वो यहां पर बैठे हैं या यहां पर बैठे हैं, सिचुएशन क्या है कि यहां बैठ के इसको कट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात मेरे कानों में आई तो मैंने बोला, जो इतना सारा शास्त्र लिख सकता है और उनको महाकवि बोला गया, वो महामूर्ख कैसे हो सकता है। जब इसकी गहराई में चिंतन किया तो पता चला कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट में यहां बैठ के और यहां प्रहार करने का पर्पज ये था कि इस पेड़ की मैक्सिमम लकड़ी का वो यूटिलाइजेशन कर पाए। तो जब उन्होंने इसको काटा होगा तो लकड़ी की आखिरी में इस स्पेस को छोड़ दिया होगा, वो यहां वापस आए होंगे, यहां पर एक रस्सी बांधी होगी और नीचे आके इसको खींच लिया होगा। तो मैसेज ये जाना चाहिए था, और मैसेज ये ड्रा हो गया कि वो महाकवि कालिदास मूर्ख थे, जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तो हमारा विजन क्या है, उसके बेस पर हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, हम लर्निंग करते हैं। अगर विजन क्लैरिटी हमारे पास में है तो हमारा लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग का जो मोटो है वो चेंज हो जाएगा। हमको लगेगा कि सिचुएशन ये नहीं, ये हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्कशॉप से बहुत सारी चीजें जो इंटरनल प्रोसेस में है, जो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, उस पर काम करना बड़ा आसान हो जाएगा।
कैसे छोटी छोटी बातों को हम डेवलप कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या मेथड हो सकता है, कैसे काम किया जा सकता है, ये तमाम चीजें आउटकम्स के रूप में आज के वर्कशॉप में आपके सामने निकल रही होंगी। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए था कि कुछ चीजें जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो मेमोरी उसको लॉन्ग टाइम तक कैच करती है, तो उसे रियलाइज करने का आप प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और कोई क्वेरीज हो रही हो तो प्रश्न कर लें अभी के सेशन के लिए, और आगे अगर मन बनता है तो मैं आपके साथ में हूं। लास्ट में बहुत ही अच्छा जो है सारी बातें अपनी एम्पावरमेंट और अपना विजन और अपनी जो है स्थिति के ऊपर लाके इतना अच्छा कर दिया कि हम किसी की गलती जो है दूसरे के ऊपर ठोक ही नहीं सकते। उस सब के लिए जो है अपनी स्थिति के लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। और जो है बहुत ही अच्छा रहा पूरा का पूरा, सभी सेशंस जो है बहुत ही अच्छा रहा। और जो है सभी की इंटरेस्ट हो या तो फिर एक प्रोग्राम बनाए तो जो है और कुछ सेशंस के फायदे ले सकें, ऐसा कुछ प्रोग्राम आप सब मिल के कुछ बनाइए। क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन का करना फीडबैक दो ना। जो भी लास्ट में भाई साहब समझा रहे थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि जब तक हम भगवान को हमने जीवन तो दे दिया, आ गए हैं यज्ञ में, लेकिन हमारा विजन नहीं होगा तो छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ में बाधाएं आती हैं वो हमें अपने आगे नहीं बढ़ने देंगी, और उसमें हम जो समय खराब करेंगे उसमें हमारी स्थिति अवस्था नहीं बन पाएगी। तो आज बहुत अच्छा मतलब समझ में भी आया और सीखने को भी मिला। और हमेशा हम ध्यान भी रखेंगे कि हमेशा हम अपने विज़न को ही देखते रहें। बहुत सारी बाधाएं आएंगी तो वो एक छोटे से जैसे निशान है वाइट बोर्ड के ऊपर, उसको अवॉइड करके और अपना जो जीवन है उसी को हम देखेंगे और विज़न की ओर आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारा मिशन और टारगेट भी पूरा हो जाएगा। और दूसरी बात भाई साहब समझा रहे थे कि जैसे हम किसी और को दोष दे देते हैं कि इसके कारण हमारी अवस्था डगमग होती है, तो ये अपनी ही कमी कमज़ोरी से हमारी अवस्था डाउन होती है। तो अपनी कमी कमज़ोरी को भी अवॉइड करते हुए अपनी अच्छाइयों को ही हम देख के आगे बढ़ते रहेंगे तो अपनी कमी कमज़ोरी भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। समझ को लगा। Om Shanti. I couldn't attend the whole session, but जो भी 20 minutes में रहा और जो भी मैंने समझाया सीखा, it was very motivating and inspiring. I would like to ask you one thing. अगर आप एक practical example से समझा सके तो हमारी daily life में हमें बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, and especially when you are on such a high path, you're walking on the path of truth shown by God himself. So what do you think? I mean, you come across several problems. You come across a lot of people with different capacities, with different point of views and a lot of things. And there are perceptions ki you should not be naive, you know. Your eyes should not be closed. And you should be attentive because soul is actually a very conscient point of light. So what do you think, what is that line between watching somebody's weakness and avoiding it
to become to going into that ocean of churning the weaknesses and discussing with others and all that. So this has always been a point in my mind, but couldn't be clarified yet. बहन जी बोल रहे हैं कि पूरा सेशन तो अटेंड नहीं कर पाए, 20 मिनट का सेशन अटेंड करने के लिए मिला उनको, लेकिन ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो भगवान के द्वारा दिखाया गया जो पाथ है, ट्रूथ पाथ में चल रहे हैं, जो अपने एम्पावरमेंट और ये सब के लिए, लाइफ के लिए चल रहे हैं, लेकिन इसके बीच में जैसे कि इसकी कमी कमजोरी देखने में आता है, तो उस कमी कमजोरी को जो है देख के हम कैसे उसके ऊपर हम जो डिस्कशंस पे जाते हैं या उसको किस तरह से मदद करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये क्योंकि रोज आता है इस तरह की सिचुएशन, तो हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, ये पूछ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन तमाम बातों पर सुबह से काफ़ी गहरी चर्चा चल रही थी, लेकिन जो टेक्निकल आंसर मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, और उस आंसर पर मुझे भी पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा। मैंने एक पुरुषार्थी के स्तर पर आप देखें तो लगभग जो ये प्रश्न आपने किया है, तो आज से लगभग 99 और 2000 के आसपास में इस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा था जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं। तो 14-15 साल पहले की बात है, और उसके पहले काफ़ी तनाव रहता था पुरुषार्थ करते हुए। उसका कारण ये था कि बुद्धि के स्तर पर धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई बढ़ती गई और साउंड होते गए। तो द्वंद्व किसी भी आत्मा का दो ही लेवल पर होता है, बुद्धि के स्तर पर और इमोशंस के लेवल पर। बुद्धि के स्तर पर एक इंसान सेल्फ इंटेलिजेंस को या सोशल इंटेलिजेंस को जीने का प्रयास करता है, और इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसकी हमने अभी बातचीत भी की, इस पर भी वो जीता है। लेकिन उसे लगता है कि अगर सेल्फ इंटेलिजेंस में डॉक्टर कलाम को आइडेंटिफाई हम कर लें, तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में गौतम बुद्ध को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में गौतम बुद्ध के पास में 100% कैपेसिटी क्रिएट हुई और उन्होंने उसको कर दिखाया। हालांकि शास्त्रों में ये कहीं मिलता है कि जब वो वापस लौटे हैं तो उनकी पत्नी से मुलाकात हुई और उन्होंने बड़े प्रेम से पूछा कि आपको जाना ही था तो बता के चले जाते। तो उन्होंने कहा था कि मैं बता के चले जाता तो मैं इस स्तर पर नहीं जी पाता। बताने में फिर मैं बताता कि आप लोगों को कैसे जीना है और रिमेनिंग लाइफ क्या होगी, और वहां सोचता भी, लेकिन मैं टोटल कट करके चला। मैं ये सोच नहीं चला कि मेरे बच्चे और मेरी पत्नी का क्या होगा। तो यहां बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को मैंने प्रैक्टिकली जी लिया, तब मैं इस स्थान पे पहुंच गया। डॉक्टर कलाम ने एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करते हुए प्रेसिडेंट बनना उनके लिए एक प्रकार से गिफ्ट है, और आज भी एक बच्चे से पूछें तो वो कहेगा कि डॉक्टर कलाम ही प्रेसिडेंट है, क्योंकि उस पोस्ट को ही वो लेके चले गए। उन्होंने क्या किया कि जो नॉर्मल सिचुएशन में लोग जी रहे थे, उदाहरण के लिए कुछ आपको पढ़ने में भी आया होगा कि सीनियर लेवल के आईएएस अधिकारी वहां व्यवस्था के अंदर होते हैं और प्रेसिडेंट के सामने कोई बैठ नहीं सकता था, जो प्रोटोकॉल और नियम है। उन्होंने इसको ही ब्रेक कर दिया। वो कहते थे पहले आप बैठें फिर हम बात करेंगे। तो उनके हाथ में क्या है, और जब वो कहीं जाते थे तो ये मैसेज देते थे कि गवर्नमेंट के कार्यक्रम के अलावा जो स्कूल के चिल्ड्रंस हैं मैं उनसे बातचीत करूंगा। तो सरकार को ये व्यवस्था करनी पड़ती थी और 50 या 100 बच्चों से वो मिलने का प्रयास करते थे, और उस मिलने का परिणाम ये हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की संस्कृति को उन्होंने विकसित किया। पंडित नेहरू के बाद में बच्चों से प्रेम करने वाला कोई इंसान पैदा हुआ तो डॉक्टर कलाम हुए, और सेल्फ इंटेलिजेंस को इतना उन्होंने जिया कि भारत सरकार ने उनसे ये व्यक्तिगत रूप से कहा कि आपका बाहर का ट्रेवलिंग में सिक्योरिटी इतनी ज्यादा हमको दिक्कत आती है। तो अमेरिका ने इसका जवाब दिया था कि इतने बड़े इंटेलिजेंस को कोई दुख नहीं पहुंचा सकता, इनको तो हम जितना जिंदा रखने का प्रयास होगा उतना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ही इज ए कंट्रीब्यूटर। तो जो राष्ट्र के लिए देने वाला होता है, दाता होता है, उसकी सभी रक्षा करते हैं।
तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया। एक दूसरा एग्जाम्पल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का है